नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 11 भारत में। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आसिया। सबसे पहले बात करते हैं राज्य से मिल रही बड़ी खबर की। नई शिक्षा नीति पर सीएम हेमंत सोरेन ने सवाल पूछा है। नई शिक्षा नीति में राज्यों की भूमिका क्या है, ये स्पष्ट नहीं। पुरानी शिक्षा नीति में केंद्र और राज्य का हिस्सा 75 और 25 का था। बीजेपी जब विपक्ष में थी तो नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही थी। सत्ता में आते ही बीजेपी उसी शिक्षा नीति को लागू कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षा नीति को लेकर सवाल उठाए हैं केंद्र सरकार पर और ये कहा कि जब विपक्ष में थी बीजेपी तो इस नीति का विरोध कर रही थी और जैसे ही सत्ता में आई उसे ये नीति लागू कर रही है। इस नीति में कई खामियां। उन्होंने कहा कि राज्य की इसमें भूमिका क्या रहेगी ये अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आज नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों को संबोधित कर रहे थे और इसे बेहतर बताया है राष्ट्र के निर्माण के लिए। हालांकि सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि नई शिक्षा नीति में स्पष्ट नहीं है चीजें, राज्यों की भूमिका भी स्पष्ट नहीं है। पहले 75 और 25% की हिस्सेदारी हुआ करती थी केंद्र और राज्य की, लेकिन इस नीति में राज्य की भूमिका क्या रहेगी, राज्यों की हिस्सेदारी क्या रहेगी, ये स्पष्ट नहीं है। कई खामियां उन्होंने बताई हैं। ये भी उन्होंने कटाक्ष किया कि जब बीजेपी विपक्ष में थी तो इसी नीति का विरोध कर रही थी, लेकिन जैसे ही बीजेपी सत्ता पक्ष में आई है तो वो तमाम चीजें लागू कर रही है जो विपक्ष में रहते हुए जिन चीजों का विरोध किया गया था। शिक्षा नीति भी उनमें एक है जिसका बीजेपी विरोध कर रही थी, लेकिन अब इसी नीति को देश के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम बता रही है। सहयोगी अविनाश जुड़े हुए हैं अपडेट के साथ। अविनाश का रुख करते हैं। अविनाश, नई शिक्षा नीति पर मुख्यमंत्री ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्पष्ट नहीं है ये नीति कि राज्य की भूमिका इसमें क्या होगी और क्या अपडेट है, किस तरह और नीति को लेकर नाराजगी दिखी सीएम की। अविनाश, आवाज मिल पा रही है आपको? लगता हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा। हम कोशिश करेंगे दोबारा संपर्क हो। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई शिक्षा नीति पर पलटवार किया है। अविनाश जुड़ चुके हैं फिर से हमारे साथ। अविनाश, मुख्यमंत्री ने नई शिक्षा नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यों की भूमिका इस नीति में स्पष्ट नहीं है। क्या और जानकारी है आपके पास? अविनाश, आवाज मिल रही है आपको? मुझे लगता है अविनाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आज नई शिक्षा नीति पर राष्ट्रपति, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपालों से मुखातिब हो रहे थे। इस नीति पर चर्चा हो रही थी और इस नीति को बेहतर बताया है राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने भी। नए राष्ट्र के निर्माण में ये शिक्षा नीति को काफी कारगर और अहम बताया गया है। हालांकि कई राज्य इस नई शिक्षा नीति का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इस नीति में ये स्पष्ट नहीं है कि राज्यों की भूमिका क्या रहेगी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को छोड़ दिया जाए, अगर इस नीति में एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं अविनाश। नई शिक्षा नीति को लेकर आज बैठकें हुई, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति इस बैठक में मौजूद रहे और इस शिक्षा नीति को बेहतर बताया राष्ट्र के निर्माण के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री इस पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य की भूमिका स्पष्ट नहीं है। क्या और जानकारी है? सही आपने कहा है और आज ये कहा जा सकता है कि नई शिक्षा नीति को लेकर एक वर्चुअल कहें इसी के जरिए एक सम्मेलन का आयोजन किया गया था जिसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, मुख्यमंत्री ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जी। आपने जिस और इशारा किया सही बात है। अगर आपने देखा होगा 14 मिनट के जो वीडियो जारी किए गए हैं झारखंड सरकार IPRD के द्वारा, उसमें मुख्यमंत्री जी ने जो अपने संबोधन की शुरुआत की है उस शुरुआत से ही आप उनके अंदाज को समझ सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में ही कहा है कि अपने संबोधन को वो 3 मिनट की अवधि में नहीं रख सकते हैं क्योंकि ये मामला, ये नीति
देश के लिए, इस राज्य के लिए बहुत बड़ा है और 3 मिनटों में इस पूरी बात को नहीं रखी जा सकती है। मैंने इसलिए ये कहा क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है कि किस तरह से मुख्यमंत्री इस नई शिक्षा नीति को लेकर कितने गंभीर और किस तरह से उनके जो सोच है वो उस अगले जो भाषण के क्रम में अगर आप देखें तो वो आपको झलकेगा। एक एक कर अगर आप देखें, उन्होंने बहुत सारी बातों को रखा है। राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी, एक समय में जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो परसेंटेज होते थे, जो शिक्षा पर खर्च होते थे, आसिया 75 और 25% का था, समय के साथ वो बढ़ता चला गया है और इस नई शिक्षा नीति में वो प्रतिशत कितना होगा ये भी कंफर्म नहीं है। जहां तक राज्य सरकार की भूमिका की बात करें, क्योंकि जब भी कोई नीति का निर्धारण होता है और केंद्र सरकार इतनी बड़ी नीति लेकर आई है और ये अगले 30 से 40 वर्षों तक इसी नई शिक्षा नीति के तहत ही पूरे देश में शिक्षा का विकास होगा, तब इसमें हर एक राज्य की एक बहुत बड़ी भूमिका है और उस नीति को राज्य सरकार के द्वारा ही धरातल पर उतारा जाना है। लेकिन राज्य सरकार से इस संबंध में पहले भी कोई बहुत ज्यादा विचार विमर्श नहीं किए गए और अभी राज्य सरकार की क्या भूमिका होगी ये स्पष्ट तौर पर परिलक्षित नहीं होता है। दूसरी और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही है, इस नीति के बनाने में जो पारदर्शिता होनी चाहिए और परामर्श, ये जो 2 शब्द हैं वो बहुत बड़ी बातें हैं। पारदर्शी इसलिए क्योंकि सारी चीजें स्पष्ट रूप से लोगों को समझ में आनी चाहिए और परामर्श इस रूप में कि अगर व्यक्ति के तरफ से अगर इस परामर्श नहीं लिया जाता है, खासकर अगर हम छात्रों की बात करें, हेमंत सोरेन ने कहा है कि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी था कि छात्रों से आप ज्यादा फीडबैक लें ताकि किस तरह की आज बदलते हुए इस देश में किस तरह की शिक्षा नीति होनी चाहिए, ये जरूरी है। निजीकरण को लेकर उन्होंने साफ तौर पर केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि आपको अगर याद हो और वो कहीं से गलत नहीं है तो 2010 और 11 में नई शिक्षा नीति का इसी बीजेपी ने विरोध किया था, लेकिन जब इनकी गवर्नमेंट आई तो ऐसी शिक्षा नीति को ही परोसा जा रहा है। आज जो स्थितियां हैं, जो निजीकरण की ओर जिस तरह से इशारे किए गए हैं, उस पर भी हेमंत सोरेन का साफ तौर पर सवाल है कि वैसे ग्रामीण क्षेत्र या वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोग, किसान के बच्चे, मजदूर के बच्चे, वो कैसे पढ़ाई कर पाएंगे और क्या वहां जैसे जितने भी निजी संस्थान होंगे वो वहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो उनकी पहुंच वही होगी या वो वही काम करना ज्यादा मुनासिब समझेंगे जहां सघन घनी आबादी हो। लेकिन ये झारखंड जैसे प्रदेश के लिए जो भौगोलिक स्थिति है ये माकूल नहीं है। चाहे उड़ीसा की भी बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात करें, उन्होंने तीनों ही राज्यों के एक एक जिले का भी उदाहरण दिया है कि वहां ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं हो सकती हैं, सीधे तौर पर लोग लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। तो ये पूरे 14 मिनट की अगर हम बातचीत में देखें, जो उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि आज 7 से 8 हजार लोग 7 से 8 हजार ही प्रतिमाह लोग कमा पाते हैं, उसमें जो महंगा होगा, जो महंगाई जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उसका आगे बढ़ाने की बात हो रही है, तो वो दिक्कत वाली बात होगी। 50% के करीब लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, 50% के करीब निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। यहाँ भी सरकार को सोचने की जरूरत है कि कैसे सरकारी विद्यालयों को कैसे आप ज्यादा मजबूत बना सकते हैं। तो हेमंत सोरेन ने अगर आप पूरे 14 मिनट के अगर उनके संबोधन को देखें तो उन्होंने कुछ चीजों का जरूर स्वागत किया है। एक चीज और उन्होंने बहुत ही मजबूती के साथ कही है कि सिर्फ शिक्षा ग्रहण करने से ही नहीं होगा, यहाँ इस नई शिक्षा नीति में रोजगार की संभावनाएं छात्रों को नहीं दिखाई दे रही हैं, तो यहाँ ये सारी चीजें स्पष्ट होनी चाहिए। तो 14 मिनट के इस पूरे अगर हम भाषण की बात करें, संबोधन की बात करें, उन्होंने कुछ चीजों का जरूर नई शिक्षा नीति में सराहना की है, लेकिन बहुत सारे सवाल भी उठाए हैं कि ये कैसे सफल हो पाएगा। और जो मैंने कहा कि पारदर्शी और परामर्शी, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इस पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए था। आशिया, चलिए, शुक्रिया अविनाश तमाम जानकारी के लिए। तो कई मुद्दों पर आपत्ति जताई है मुख्यमंत्री ने और शिक्षा नीति को उन्होंने कहा कि राज्यों की भूमिका इसमें स्पष्ट नहीं हो पा रही, क्योंकि को अगर प्रयोग करते हैं तो प्रयोग के समय वो बहुत अच्छी चीज़ें उभर के आती हैं, लेकिन जब हम इसको रेप्लिकेट करते हैं तो ये बहुत बुरा प्रभाव भी दिखाता है। मुझे लगता है कि राज्य सरकारों के साथ, शिक्षाविदों के साथ, शिक्षकों के साथ और काफ़ी अनुभवी व्यक्ति हैं देश के अंदर, और यहाँ तक छात्रों को भी इस नई नीति में शामिल करना चाहिए। उनसे भी विचार विमर्श करने की मुझे लगता है कि आवश्यकता होनी चाहिए।
और चूँकि ये समवर्ती सूची का विषय भी है और स्टेक होल्डर भी राज्य सरकारें हैं और पारदर्शिता और परामर्श इसमें मुझे लगता है कि अत्यंत आवश्यक है। साल के बाद फिर नए तरीके से भी लोग सोचते हैं, तो मुझे लगता है कि ये छोटा मामला नहीं है, ये बहुत बड़ा मामला है। 30-40 सालों के लिए ये योजनाएं बन रही हैं और इसमें बहुत सारे वर्ग इसमें आते हैं लोग। हम जानते हैं कि हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश का जो व्यवस्था है और देश में जो लोगों की जो आर्थिक स्थिति है वो किस तरीके से है। इस दस्तावेज में जो चीज़ें आई देखी गई है या देख रहा हूँ मैं, उससे बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है जहाँ पर हमको कई चीज़ें सोचने पर मजबूर करती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में के बीच में जो आज तक का जो शिक्षा की व्यवस्था में जो संबंध रहे हैं, उसमें खास तौर पर जो आर्थिक व्यवस्था है जिसमें धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर वहन करती हैं। मौजूदा स्थिति में जिस तरीके से स्थिति बनी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में जो समन्वय बना, पहले 75-25 का रेशियो होता था, फिर बाद में के वो जल करके राज्य सरकारों पर बोझ बढ़ने लगा और धीरे धीरे ये इस तरीके से होने लगी। लगता है कि आने वाला समय में पूरी बोझ राज्य सरकारों को ही उठानी पड़ेगी। इसमें इतने बड़े रिफॉर्म्स में किस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की हिस्सेदारी होगी, ये स्पष्टता नहीं है, ये स्पष्ट होना चाहिए था। देश के